नमस्कार, आपका इस वीडियो क्लास में स्वागत है। आज हम भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना का अध्ययन करेंगे। मेरा नाम धर्मवीर मार्चिनो है और मैं एक सहायक निदेशक प्रशिक्षण के रूप में कार्यरत हूँ आईआईबीएफ में। भारतीय बैंकिंग संरचना में सबसे ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक आता है, जिसे हम शीर्ष बैंक भी कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को शीर्ष बैंक कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारी बैंकिंग संरचना जो देश में है उसको नियमित करता है और उसे डायरेक्शन देता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक की सूची भी है। जो बैंक आरबीआई के 1934 के अधिनियम के 2 अनुसूची में सूचीबद्ध है, उन बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। और जो बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 के दूसरे अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है, उन्हें हम गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। अगर हमें भारतीय बैंकिंग संरचना को देखना है तो सबसे पहले उसमें हमारे पास वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जिसे कॉमर्शियल बैंक भी कहते हैं। इन वाणिज्यिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक में सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंक शामिल हैं और इन 21 बैंकों में एक एसबीआई है और 19 अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। और एक और बैंक है जो अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की सूची में आता है, वो है आईडीबीआई बैंक। सो इन सारे बैंकों को मिला के एक एसबीआई, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक और एक अन्य सार्वजनिक बैंक को मिला के कुल सार्वजनिक क्षेत्र में 21 बैंक हैं। एसबीआई के पहले एसोसिएट बैंक्स भी हुआ करते थे, जिनको अब एसबीआई मेन के साथ मर्ज कर दिया गया है और अब एक ही एंटिटी बचती है जो कि एसबीआई बैंक के नाम से जानी जाती है। वाणिज्यिक बैंक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अलावा निजी क्षेत्र के बैंक भी शामिल हैं और इनकी संख्या भी अभी फिलहाल 21 है हमारे देश में। 2 अन्य प्रकार के कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक में विदेशी बैंक भी आते हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी आते हैं। विदेशी बैंकों की संख्या हमारे देश में अभी 45 है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या अभी 56 है। तो इस तरह से अगर हम कुल मिलाकर देखें तो जो भारतीय बैंकिंग संरचना है उसमें भारतीय रिजर्व बैंक सबसे ऊपर आता है। उसके अंतर्गत अनुसूचित बैंक हैं और गैर अनुसूचित बैंक हैं। ये वो बैंक हैं जो आरबीआई के अधिनियम 1934 के दूसरे सूची या अनुसूची में सूचीबद्ध है या नहीं है। जो दूसरे अनुसूची में सूचीबद्ध अनुसूचित बैंक कहा जाता है और जो दूसरे अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। और इन अनुसूचित बैंकों में वाणिज्यिक बैंक हैं, निजी क्षेत्र के बैंक हैं, विदेशी बैंक हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। अगर इसी संरचना को हमें एक ग्राफ के रूप में देखना है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे पास सबसे शीर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक बैंक है, उसके बाद क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंक हैं और सहकारी बैंक हैं। व्यावसायिक बैंक में जैसे हमने अभी जिक्र किया, अनुसूचित बैंक हैं और गैर अनुसूचित बैंक हैं। और सहकारी बैंक के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंक आते हैं, कृषि सहकारी बैंक आते हैं और भूमि विकास बैंक आते हैं। फिलहाल अनुसूचित बैंकों की संख्या 149 है और गैर अनुसूचित बैंकों की संख्या 4 है। उसी तरह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या अभी 56 है और शहरी सहकारी बैंक वो सहकारी बैंक हैं जो शहरों में काम करते हैं और कृषि सहकारी बैंक ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनका कार्य कृषि के क्षेत्र में ऋण देने का होता है। सहकारी बैंक के अंदर एक और बैंक आता है जिसे हम भूमि विकास बैंक कहते हैं। अब अनुसूचित बैंक के अंतर्गत हमारे पास भारतीय बैंक हैं और विदेशी बैंक हैं। विदेशी बैंकों की संख्या 45 है हमारे देश में अभी, और भारतीय बैंकों में हमारे पास निजी क्षेत्र के बैंक आते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आते हैं। निजी क्षेत्र में पुराने जमाने के बैंक आते हैं और नए जमाने के बैंक आते हैं। पुराने जमाने के बैंकों की संख्या 12 है और नए जमाने के बैंकों की संख्या 9 है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र के बैंक भी आते हैं जिनकी संख्या 3 है और इनके कार्य करने की का दायरा एक लिमिटेड क्षेत्र में ही होता है, यानी ये अपना ऋण देने का कार्य एक सीमित एरिया में ही कर सकते हैं। उसके बाद भारतीय बैंकों में हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं जिसमें हमने पहले ही इसका जिक्र किया था। स्टेट बैंक आता है और 19 राष्ट्रीयकृत बैंक आते हैं और एक IDBI बैंक आता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि टोटल बैंकों की जो संरचना है वो हम किस तरह एक ग्राफिकल रूप में दिखा सकते हैं। अब हमें देखना होगा कि RBI का क्या इतिहास है और RBI का एक्ट क्या कहता है। RBI एक्ट, जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम भी कहते हैं, इसी के अंतर्गत जो 1934 में RBI को हमारे समक्ष लेके आया। सो हम कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से अपना कार्य शुरू किया। भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है और इसकी स्थापना भी इसलिए हुई थी कि ये एक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करे जो कि सारे बैंकों को सुचारू रूप से चला सके इस देश में और बैंक अच्छे तरह से काम करे, वो इसकी गारंटी ले। इसके लिए उसे बहुत सारे अधिकार भी प्राप्त हैं RBI एक्ट के तहत और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत भी इसे बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जिसके इस्तेमाल से वो सारे बैंकिंग प्रणाली को हमारे देश में सुचारू रूप से चला सकता है और उनको गाइड भी कर सकता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक का एक और कार्य है। पहले हमारे देश में जो करेंसी नोट्स होते थे या मुद्रा होती थी, उसका निर्गम या इश्यूएंस सरकार की तरफ से होता था, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक बनने के बाद यह कार्य भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पास ले लिया है। तो सरकार के पास अब मुद्रा के निर्गमन की कोई भूमिका नहीं है, अब ये भूमिका भारतीय रिजर्व बैंक के पास आ गई है।
इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इसलिए भी की गई थी कि वो सरकारी खातों को या सरकारी खातों के जो प्रबंधन होते हैं उसका कार्य भी वो संभाल ले। ये सरकारी खातों का प्रबंधन पहले इंपीरियल बैंक किया करता था, जो कि पुराना बैंक हमारे देश का था, पर भारतीय रिजर्व बैंक के बनने के बाद इंपीरियल बैंक से इस कार्य को भारतीय रिजर्व बैंक ने उससे ले लिया है और अब जितने भी सरकारी खाते हैं उसका प्रबंधन रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हो गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बहुत से अन्य बैंक के बाद हुआ है। हमारे पास जो अभी राष्ट्रीयकृत बैंक है उसमें बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिन्होंने एक आप कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य करने और या उनकी स्थापना के पहले से इस देश में कार्य करने का जिम्मा उठाया है। और ये जो IIBF है वो भी 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि IIBF भी एक ऐसी संस्था है जो RBI या भारतीय रिजर्व बैंक से भी पुरानी संस्था है इस देश में। भारतीय रिजर्व बैंक को बहुत सारी शक्तियां जो मिली हैं, जिसको हम बोलते हैं नियामक शक्तियां या रेगुलेट करने की शक्ति अन्य बैंकों की को, वो बैंक रेगुलेशन अधिनियम 1949 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त है। इसी बैंक रेगुलेशन अधिनियम 1949 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को रेगुलेट करती हैं, या हम कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक को अन्य बैंकों को संभालने की जो नियामक शक्तियां होती हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक रेगुलेशन अधिनियम 1949 के तहत ही प्राप्त हुआ है। अब हम ये देख लेते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित बैंकों और गैर अनुसूचित बैंकों में क्या अंतर है। जितने भी अनुसूचित बैंक है वो RBI अधिनियम के दूसरे अनुसूची में सूचीबद्ध है, जबकि गैर अनुसूचित बैंक RBI अधिनियम के 2 अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। अनुसूचित बैंकों के लिए 5 लाख की न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है, पर गैर अनुसूचित बैंकों के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है वो जिस अधिनियम के अंतर्गत ये गैर अनुसूचित बैंक कार्य करते हैं उसके अनुसार फिक्स की जाती है। अनुसूचित बैंक को यह ध्यान रखना पड़ता है कि वो RBI या भारतीय रिजर्व बैंक को संतुष्ट करे कि जो भी वो पैसे जमाकर्ताओं से लेता है वो उनकी रक्षा करेगा और ये जो जमा राशि है उसको किसी भी तरह से बर्बाद नहीं होने देगा, जिससे कि जो भी जमा करता है उनको पैसे का और उनके पैसे की हानि हो। तो ये अनुसूचित बैंकों को हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि जो भी वो पैसे जमाकर्ताओं से लेते हैं वो उसका इस तरह से इस्तेमाल करे कि वो सुरक्षित रहे और समय दर समय जमाकर्ताओं को उनके जमा राशियों पे ब्याज मिलता रहे। जबकि गैर अनुसूचित बैंकों के लिए ऐसी कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। अनुसूचित बैंक एक कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकते हैं या कोऑपरेटिव हो सकते हैं।
जबकि गैर अनुसूचित बैंक एक पार्टनरशिप हो सकते हैं या एक प्रोप्राइटरशिप हो सकते हैं। सामान्य जरूरतों के लिए आरबीआई से उधार ले सकते हैं अनुसूचित बैंक, बट गैर अनुसूचित बैंक असामान्य परिस्थितियों में ही आरबीआई से उधार ले सकते हैं। अनुसूचित बैंकों को आरबीआई के साथ कैश रिजर्व बनाना जरूरी है, लेकिन गैर अनुसूचित बैंकों को आरबीआई के साथ कैश रिजर्व रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी बैंक हैं और वो बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण 1969 और 70 में हुआ था, वो बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिकरण और अंतरण अधिनियम 1970 के अधीन कार्य करते हैं। और जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के वो बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था, वो बैंकिंग कंपनियों उपक्रमों का अधिकरण और अंतरण अधिनियम 1980 के अधीन कार्य करते हैं। ये जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं सार्वजनिक क्षेत्र के, वो कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन भी कार्य करते हैं। इन सारी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में सरकार की जो होल्डिंग है वो 51% से नीचे नहीं गिर सकती है। निजी क्षेत्र के बैंक कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कार्य करते हैं। इन निजी बैंकों में विदेशी होल्डिंग 74% से ज्यादा नहीं हो सकती है और ये होल्डिंग एफडीआई, एफआईआई या एनआरआई के रूप में आ सकती है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियंस। और एफआईआई मींस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के मार्क से केवल 24% होल्डिंग ही आ सकती है। इससे ज्यादा कैपिटल या पूंजी एफआईआई के मार्क से किसी भी निजी बैंक में नहीं लगाई जा सकती है। विदेशी बैंक जो हमारे देश में है वो आमतौर से विदेशों में स्थापित जो बैंक होते हैं उनकी शाखाएं हैं। विदेशी बैंकों को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत ही स्थापित किया जा सकता है। ये जो विदेशी बैंक है वो 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां भी हो सकती हैं और इन विदेशी बैंकों में न्यूनतम होल्डिंग पेरेंट बैंक की 51% होनी चाहिए। अब हम देखते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी वो इसलिए हुई थी कि कृषि के क्षेत्र में और ग्रामीण वाणिज्य और उद्योग के विकास के क्षेत्र में ये संस्थाएं काम कर सकें और उधार या ऋण दे सकें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम जो 1976 में पारित हुआ था, उसके अंतर्गत ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई है। प्रथम बैंक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था वो 1975 में स्थापित हुआ था और वो एक अध्यादेश के अंदर में स्थापित हुआ था। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार की होल्डिंग 50% होती है या शेयर कहें, 35% प्रायोजक बैंक की होती है और 15% राज्य सरकार की होती है। लेकिन बैंक का प्रबंधन प्रायोजक बैंक के द्वारा ही किया जाता है। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरबीआई और नाबार्ड विनियमित करती है या संचालित करती है और ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भौगोलिक रूप से सीमित एरिया में अपना कार्य करते हैं। सहकारी बैंक सहकारी अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं। जो सहकारी बैंक किसी एक राज्य में मौजूद है वो राज्य सहकारी अधिनियमों के द्वारा शासित किए जाते हैं और बहु राज्य में मौजूद सहकारी बैंकों को केंद्रीय सहकारी अधिनियमों के द्वारा शासित किया जाता है। प्रमुख रूप से ग्रामीण और कृषि ऋण के क्षेत्र में सहकारी बैंक कार्य करते हैं। सहकारी बैंक नाबार्ड द्वारा विनियमित किए जाते हैं। जो शहरों में शहरी सहकारी बैंक होते हैं
वो आरबीआई के द्वारा विनियमित किए जाते हैं। अब हम देखते हैं भुगतान बैंक और छोटे बैंक क्या किस तरह के होते हैं। भुगतान बैंक लघु बचत खाते और भुगतान की सेवाएं प्रवासी श्रम करने वाले लोगों और छोटे कारोबारियों को देते हैं। इसकी स्थापना के लिए 100 करोड़ की न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है। भुगतान बैंक डेबिट कार्ड का निर्गमन कर सकते हैं। भुगतान बैंक बचत जमा राशियों की स्वीकृति भी कर सकते हैं और ये म्यूचुअल फंड और बीमा का वितरण भी कर सकते हैं। वर्तमान में कुल 7 भुगतान बैंक हैं। भुगतान बैंक का उद्देश्य वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन को तेज करना है। भुगतान बैंकों की विशेषता यह है कि भुगतान बैंक प्रति ग्राहक 1 लाख रुपये की सीमा तक मांग जमा, जो कि चालू खाता या बचत खाते में हो सकता है, स्वीकार कर सकते हैं। भुगतान बैंक उधार का कारोबार या ऋण देने का कारोबार नहीं कर सकता है। इसे अपने धन का न्यूनतम 75% एसएलआर योग्य प्रतिभूति में रखना जरूरी होता है और ये अधिकतम 25% जमा राशि को अन्य बैंकों में रख सकते हैं, जिससे इन्हें ब्याज की प्राप्ति हो सके। अब हम छोटे बैंकों को देखते हैं। वर्तमान में हमारे पास 10 छोटे बैंक हैं। छोटे बैंकों का उद्देश्य भी फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन को तेज करना है। छोटे बैंक सभी बुनियादी बैंकिंग उत्पादों को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं, जैसे जमा लेना या ऋण की आपूर्ति करना, लेकिन इनका संचालन एक सीमित क्षेत्र में ही होता है। तो एक तरह से ये जो छोटे बैंक है वो एक बैंकों की तरह ही काम करते हैं, लेकिन ये एक सीमित क्षेत्र में कार्य करते हैं। छोटे बैंकों को लघु बचत खाते में जमा कराना या ऋण की आपूर्ति करना लघु व्यवसाय इकाइयों को या लघु सीमांत किसानों को या सूक्ष्म लघु उद्योग आदि को उपलब्ध कराना इनका कार्य होता है। ये उच्च प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से कम लागत में कार्य करते हैं। इसकी स्थापना के लिए भी 100 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता होती है। इन बैंकों को भी सामान्य सीआरआर या एसएलआर की आवश्यकता होती है। इन्हें अपने कुल ऋण का 75% प्राथमिकता वाले सेक्टरों को देना होता है और इनके जो 50% ऋण की जो ऋण होते हैं वो 25 लाख रुपए के नीचे के होने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान भी हैं हमारे बैंकिंग संरचना प्रणाली में। विकास बैंक एक वित्तीय संस्था है जो विकास के उद्देश्य से उद्योगों को दीर्घकालीन निधियां प्रदान करती हैं। इस तरह के संगठन में आईडीबीआई, आईएफसीआई, सीडबी आदि जैसे बैंक शामिल हैं। तो ये बैंकों का कार्य होता है कि वो दीर्घकालीन निधियां प्रदान करते हैं उद्योगों को, जिससे उद्योग फल फूल सके और हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। इसके अलावा राज्य के स्तर पे भी हमारे पास स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आदि जैसी संस्थाएं होती हैं। इनका भी कार्य होता है कि उद्योगों को दीर्घकालीन निधियां या ऋण प्रदान किए जा सके। इसके अलावा हमारे देश में यूटीआई, एलआईसी और जीआईसी जैसी निवेश संस्थाएं भी काम कर रही हैं और हमारे बैंकिंग संस्था प्रणाली में ये भी शामिल है। इसके अलावा हमारे पास अन्य वित्त संस्थाएं भी हैं। ये विभिन्न प्रकार के उपर्युक्त बैंकों के अलावा हमारे देश में कई एनबीएफसी या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां कार्य कर रही हैं। इनका कार्य बैंकिंग प्रणाली में योगदान देना है और
एनबीएफसी के अलावा सूक्ष्म वित्त संस्थाएं भी हमारे देश में कार्य करती हैं। ये छोटे छोटे ऋण किसानों को या छोटे उद्योगपतियों को प्रदान करती हैं, जिससे वो अपने व्यवसाय को चला सके और अपने जीविका का उपार्जन कर सके और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सके। तो इस तरह से हमने आज देखा ये सारी जो बैंकिंग संस्था प्रणाली है हमारे देश की, वो इस तरह से कार्य करती है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और हमारा देश औद्योगिक रूप से और कृषि के रूप से विकसित हो सके। अगर हम आज के वीडियो क्लास को फिर से देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो संरचना है बैंकिंग प्रणाली की, उसमें सबसे ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक आता है। उसके अंतर्गत हमारे पास व्यावसायिक बैंक है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक है। अनुसूचित बैंकों में भारतीय बैंक है और विदेशी बैंक है। भारतीय बैंकों में निजी बैंक है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। निजी क्षेत्र में पुराने बैंक हैं और नए बैंक हैं और स्थानीय क्षेत्र के बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र में स्टेट बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है और आईडीबीआई बैंक है। इसके अलावा व्यावसायिक बैंकों में गैर अनुसूचित बैंक भी आते हैं। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी कार्य करते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर सहकारी बैंक भी कार्य करते हैं। सरकारी बैंकों में शहरी सरकारी बैंक आते हैं, कृषि सरकारी बैंक आते हैं और भूमि विकास बैंक आते हैं। सो ये एक बहुत ही सुदृढ़ संरचना है भारतीय बैंकिंग प्रणाली की, जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक दिशा देता है और ऋण या पूंजी को उपलब्ध कराने में बहुत सहायता प्रदान करता है किसानों को, छोटे उद्योगपतियों को, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था आज पूरे विश्व में एक जानी मानी अर्थव्यवस्था है और बहुत ही तेजी से विकास की ओर बढ़ रही है। इसी के साथ आज हम इस वीडियो क्लास का समापन करेंगे और हम आपको यही सजेशन कर सकते हैं और कहें कि आपको हम ये बता सकते हैं कि आप इसके अलावा भी अपनी जानकारी को बढ़ाएं। आप उन समाचार पत्रों को पढ़ें जिसमें इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ आते हैं। उन मैगजीनों को पढ़ें जिनमें इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल छपते हैं। आप उन वेबसाइट्स को फॉलो करें जो कि आरबीआई की है, सिडबी की है, नाबार्ड की है, सेबी की है, जिससे आपकी जो ज्ञान है बैंकिंग सेक्टर का वो बढ़ सके और आप अपने बैंकिंग क्षेत्र में, जो कि आप एक करियर के रूप में अपनाना चाहते हैं, आप इसमें अपने ज्ञान से और अपने मेहनत से आगे बढ़ सके। इसी के साथ हम अब ये वीडियो क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और एक बार हम फिर से स्लाइड्स को देख लेंगे। धन्यवाद।